तब्दीली आई रे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और यह है खबर से तज्ज़िये तक। ये बहुत ही मशहूर गाना आपके समातों में है और इसके हवाले से तमाम माजी के जितने भी लोग हैं आगा, मतलब माजी से मुराद मेरा ये है कि जो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इस गीत ने बहुत किरदार अदा किया उनको इख्तिदार में लाने के लिए, जिस शख्सियत ने ये गाना गाया था, आज वो हमारे मेहमान हैं और इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन जो है कुछ टेंशन्स को डिफ्यूज़ कर दिया जाए। और उनकी ख्वाहिश ये है फवाद चौधरी साहब के साथ, महमूद मौलवी साहब के साथ, कि वो एक किरदार अदा कर सकें। उन्होंने इनकी एक सियासी जद्दोजहद है, पिछले 30 सालों से वो तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक रहे, फिर 9 मई के बाद उनसे राहें जुदा की। इनफैक्ट जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इमरान खान साहब की पार्टी का कोई नाम भी नहीं था उस तरह से, तब उस वक्त से 1996 से वो उसके हिस्सेदार हैं और इलेक्शंस भी लड़ते थे। 97 का इन्होंने इलेक्शन लड़ा, 2002 का इलेक्शन इन्होंने लड़ा और बाकायदा इमरान खान साहब के हवाले से वो समझे जाते थे कि बहुत ही उनके वफादार भी हैं। फिर उनको गवर्नरी भी मिली 2018 के बाद के इलेक्शंस में, गो के वो प्रोविंशियल असेंबली की सीट जीत चुके थे, लेकिन उसके बाद वो गवर्नर बने और फिर 22 में जब पीडीएम की हुकूमत आई उसके बाद से गवर्नरी ले ली गई। और फिर 9 मई का वाक़या हुआ, इमरान इस्माइल साहब जिन्हें राहें जुदा की और इनफैक्ट 2022 में जो इमरान खान साहब पर हमला जो हुआ था, वजीराबाद पर कातलाना हमला होता, उसमें इत्तलात के मुताबिक वो भी जख्मी हुए थे। वो आज हमारे मेहमान हैं और इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं हुकूमत के साथ और अपोजिशन के हवाले से, यानी तहरीक इंसाफ के माबैन कुछ जो चीज़ें हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। लेकिन एज वी स्पीक अब तक, क्योंकि आलमी मंजरनामे पे इस वक्त ईरान की खबरें हैं और हमारा सेकंड सेगमेंट फिर से उसी पर होगा, हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे पूछें कि कितना मामला हल हो रहा है और 8 फरवरी के हवाले से आपको उनको क्या लगता है कि क्या तहरीक इंसाफ बाकायदा एहतजाज करेगी। हमारे आज मेहमान खुसूसी मेहमान हैं साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमें वक्त दिया। इमरान साहब, कुछ डेवलपमेंट्स नहीं आ रही? वो जो नेशनल डायलॉग कमेटी की इस्लामाबाद में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ना मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी लोग नहीं आए थे, हुकूमती नुमाइंदे नहीं थे, मतलब शाहिद खकान अब्बासी साहब थे, मतलब वो हुकूमत के आदमी तो नहीं है लेकिन वो साबिक वज़ीर आज़म थे, मतलब हाई पोलिटिकल फिगर्स तो थे, लेकिन जो मेन इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन है जिनके दरमियान, यानी तहरीक इंसाफ के दरमियान और नून लीग के दरमियान, गवर्नमेंट के दरमियान, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स मिसिंग थे। अब क्या होगा आगे? बहुत शुक्रिया आपका। मैं पहले तो आपका मशकूर हूँ कि आपने इतना लंबा इंट्रोडक्शन मेरा कराया। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत का वहाँ ना होना जो है वो इतना बड़ा वाक़या नहीं है जितना वहाँ पर दीगर जमातों का मौजूद होना है। हमारी एक बहुत छोटी सी एफर्ट बहुत थोड़े से अरसे में ये फल ले आई कि जी महीना पहले कोई बात नहीं करता था डायलॉग की या बैठ के बात करने की, सब इसको एक नो गो एरिया समझते थे। और अब इसी के ऊपर सारे टीवी शो, सारी सियासी पार्टियां सब जो सर जोड़ के बैठ रहे हैं, जो बैठक हो रही है वो सब इसी पे हो रही है। ना अचकजई साहब ने कभी इसकी बात की, ना पीटीआई की तरफ से कोई बात आई। हालांकि अचकजई साहब को नवंबर, अगर आई नॉट रॉन्ग, तो नवंबर 6 को इमरान खान साहब ने ये अथॉरिटी दी थी कि वो जिससे चाहे नेगोशिएट कर सकते हैं जाके पीटीआई के बिहाफ पे, बट नो नेगोशिएशन स्टार्टेड टिल येट। और जो जो प्रॉब्लम्स हैं पीटीआई की वो अपनी जगह मौजूद हैं। कोई मास पब्लिक मोमेंटम वो नहीं कर पा रहे हैं, जो भी वजह उसकी। अब हम उस डिटेल में नहीं जाते कि ये पुलिस सख्ती कर रही है या हुकूमत रास्ता नहीं दे रही। ये एजिटेशन होती हैं, उसमें कोई हुकूमत फैसिलिटेट नहीं किया करती, उसमें हुकूमतें रास्ता नहीं देती किसी को, उसमें रेजिस्टेंस ही शो करनी पड़ती है। सो ना वो ये कर पा रहे हैं, मोमेंटम गेन कर पा रहे हैं, ना उन्होंने कोई ऑपोजिशन का ग्रैंड इत्तेहाद तक बना सके हैं, ना कोई स्ट्रेटजी है वे फॉरवर्ड की। कोई स्ट्रेटजी पीटीआई की क्या है, उनसे पूछेंगे जी आज से महीने के अंदर हमने क्या करना है और कैसे आगे चलना है, तो वो भी नहीं है। ना उन्होंने कोई बातचीत का रास्ता अब तक खोल सके। सो देर आर फ्यू प्रॉब्लम्स ओके, व्हिच हैज बीन फेस्ड, और कम से कम हम एक ट्रैक पे तो ले आए। एक लेकिन चीज हम इमरान इस्माइल साहब, कुछ इत्तलात आई परसों के देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑपोजिशन लीडर, जो तहरीक इंसाफ ने बाकायदा नॉमिनेट किया हुआ है, महमूद खान अचकजई साहब को। बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा कि हाँ अब नॉमिनेशन अब हो जानी चाहिए। अयाज सादिक साहब ने भी इनिशिएट कर लिया। वो 3 महीने तक इस बात पर इसरार करते रहे कि मैटर सबजुडिस है, सबजुडिस है, सबजुडिस है। फिर आमिर डोगर साहब ने उनको इंश्योर भी करवाया, नहीं भाई मैटर सबजुडिस नहीं है। बाकायदा उमर अयूब साहब ने दस्तबरदारी कर ली अपनी सीट से और केसेस भी विड्रॉ कर लिए हैं। अब इनिशिएट तो हो गया मामला, लेकिन ये मामला एक दिन में हल हो सकता था, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी डिले आ रहा है। आप तहरीक इंसाफ की तो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन क्या हुकूमत आपको संजीदा नजर आ रही है? नहीं नहीं, देखिए हुकूमत की तरफ से तो
ये अचकजई साहब को ऑपोजिशन लीडर लगाने में और नासिर अब्बास साहब को जो है वो सेनेट में लगाने से उनको हमेशा से ही प्रॉब्लम रहा है। वो तो शुरू से ही इसके ऊपर रेजिस्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस दे रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजों को आप एक तरफ रखें कि अभी आप मुझसे इसके बाद सवाल करेंगे कि जी वो पीटीआई के लोगों की सजाएं भी नहीं रुक रही, वहां सजाओं का सिलसिला चल रहा है, इधर हुकूमत जो है वो उनके लोगों को नहीं लगा रही, तो बातचीत कैसे होगी? देखें, ये सजाएं या ये रेजिस्टेंस जो हुकूमत दिखा रही है, ये सब अपनी जगह है, ये एक तरफ है, ये सियासत का हिस्सा है। और बातचीत के लिए आमादा होना या टेबल पर बैठना वो एक तरफ है। अगर हम कंडीशंस रख के बैठेंगे, मिसाल है कि पीटीआई कंडीशन रखती है कि जी, अब अच्छे से साहब ने उस दिन कंडीशन रखी, उन्होंने कहा जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, पहले हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस करें। दैट मीन्स कि डू यू नो व्हाट वी आर आस्किंग हियर? दैट मीन्स कि पीटीआई क्लेम करती है कि जी 2/3 मैंडेट हमारा था क्लियर, और नून की तो 17 सीटें थी, तो नून 17 सीटों पर चली जाए, 2/3 मैंडेट पीटीआई को दे दे, पीटीआई अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ले, फिर बातचीत किस चीज की होगी? एंड विच गवर्नमेंट वुड डू दैट? तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी बातचीत शुरू करने का अगर सीरियसनेस शो करेंगी दोनों तरीके, तो वो एक एक सीरियस एफर्ट उस वक्त नजर आएगी जब अनकंडीशनल नहीं, टेबल पर इसमें बैठने की इसमें एक आपने इलेक्शंस का हवाला दिया इमरान साहब, इसमें क्या, मैं खुद सजेस्ट कर देता हूं, एंकर का काम तो नहीं होता है, कोई दरमियानी रास्ता ये नहीं हो सकता? क्योंकि पीटीआई वाले कहते हैं 24 के इलेक्शंस धांधली सतह था, नून लीग वाले कहते हैं 18 का था, दोनों मिलकर बैठ के इलेक्शन रिफॉर्म्स से बात कर लें आगे के हवाले से। डेफिनेटली, व्हाई नॉट? लेकिन बात तो ये है ना मेरे भाई कि पहले बैठने को तो तैयार हो, एक टेबल पर तो बैठे ना। हम तो यही कह रहे हैं कि जी आप जिस दिन टेबल पर बैठ जाएंगे, एक दूसरे की शक्ल देखने के काबिल हो जाए, एक दूसरे के साथ चाय पीने जोगे हो जाए, तो आगे बात करने चले। अभी तो ये गद्दार और वफादार के उस चक्कर से नहीं निकल रहे। जो जरा सा पीछे मुड़ स्टैब्लिशमेंट से बात कर ले वो गद्दार हो जाता है पीटीआई में, जो हुकूमत से बात कर ले वो गद्दार हो जाता है, जो रेजिस्टेंस दिखाता है वो गद्दार हो जाता है। सो और वहाँ किसी को ये परवाह नहीं है कि कितने अरसे से पीटीआई की जो पूरी लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, इमरान खान से लेके और वर्कर्स तक, वो जेलों में पड़े हैं, और वो उनको निकालने का कोई रास्ता, कोई तरीका, कोई कोई अमल, कोई स्ट्रेटजी, एनीथिंग, देयर इज नथिंग इन प्लेस। सो अब वाहिद रास्ता जो हमें नजर आ रहा है, हो सकता है हम गलत हो, लेकिन हमारी तो यही कोशिश है और हम करते रहेंगे अपनी कोशिश कि वो बातचीत के जरिए हल निकल सकता है चीज का। नहीं, बातचीत के जरिए रास्ता निकल सकता है, लेकिन इमरान साहब बात यह है कि दोनों तरफ से इम्पैस है और कहीं से भी लगता नहीं लचक, यानी है कि ठीक है, पॉलिटिकल एडवाइजर जो है गवर्नमेंट के राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा है कि गुफ्तगू होनी चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान होनी चाहिए। उन्होंने नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का, इमरान खान साहब का, शहबाज शरीफ साहब का भी नाम लिया और एक और स्टेक होल्डर का भी नाम लिया उन्होंने, आप भी समझ गए उनकी बात कर रहे थे उन्होंने बाकायदा। एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिया, आप घबरा क्यों नहीं? नाम लेते हो, अच्छा नाम चले, मैंने लेते। नाम ले लिया आपके सामने, स्टैब्लिशमेंट का नाम लिया उन्होंने, मैं कोई घबरा नहीं रहा हूं, लेकिन बाद में ये करना चाह रहा हूं क्योंकि स्टैब्लिशमेंट तो कहती है कि हम ए पॉलिटिकल है, हमारा कोई कोई ताल्लुक नहीं है, और गुफ्तगू कर रहे ये तो हैं। राणा सनाउल्लाह को कोट कर रहे हैं ना। जी सर। ये तो आप राणा जी को कोट कर रहे हैं ना। राणा सनाउल्लाह साहब की तजवीज थी कि एस्टैब्लिशमेंट समेत चारों बड़े बैठे हैं। सही है, बहरहाल नहीं, लेकिन एक जमाने में ये भी तो बयानिया तहरीक इंसाफ की तरफ से भी रहा है ना कि इनसे हम क्यों बात करें हुकूमत से, जब ये तो पपेट्स हैं, बात तो हमें उनसे करनी चाहिए। तो वो दोनों को ही मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन सवाल आपसे इमरान साहब ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से आपने उनको बहुत करीब से देखा है, उन्होंने आप उनकी बहुत आपकी दोस्ती, मतलब आपने गोलियां भी खाई उनके साथ। इमरान खान साहब के वजह से एक तासुर ये बहुत रिजिड है, वो हटते नहीं है अपने किसी भी बात से, अगर वो सही मान लेते हैं वो हटते नहीं है। उनको हटाने के लिए, उनको उनको समझाने के लिए कौन शख्स किरदार अदा कर सकता है? क्या वो उनकी हमशीरा है, अलीमा खानम साहिबा हैं, वो कर सकती हैं, महमूद खान अचकजई साहब कर सकते हैं, या शाह महमूद कुरैशी साहब कर सकते हैं, जिनसे मिलने के लिए हम अस्पताल तक भी पहुंच गए थे, लेकिन इत्तलात ये थी कि शायद उन्होंने शायद आपसे ज्यादा मुलाकात नहीं की। देखें, एक्सक्यूज मी, नो इशू, नो इशू, नो इशू, नो इशू। ओके। देखिए बात ये है कि इस वक्त जो मौजूदा लीडरशिप है ना, जो आप 6 नाम देखेंगे जो जेल में इमरान खान साहब से मिलने के मुतमन्नी होते हैं, हर हफ्ते नाम जाते हैं 6 नाम, उन 6 नामों में से एक नाम मुझे बता दें जिसका कम्युनिकेशन लेवल इमरान खान साहब के साथ हो। मैंने हमेशा ये बोलता हूँ कि ये वहां जेल जाके इमरान खान साहब से फ्रेंच में बात करते हैं जो इमरान खान साहब को नहीं समझ आती, और खान साहब पर्शियन में जवाब देते हैं जो इनको समझ नहीं आता। इमरान खान से कम्युनिकेट करना जो है वो कोई एक नॉर्मल चीज नहीं है। वो खान साहब बड़ी मुश्किल से खुलते हैं और वो बड़ी मुश्किल से ट्रस्ट कर पाते हैं सामने वाले को। और अ, जो लोग
इमरान खान की जुबान समझते हैं या इमरान खान जिनकी जुबान समझते हैं वो कोट लखपत में है मौजूद या पार्टी छोड़ गए, उनमें उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सो जो कोट लखपत में लोग मौजूद हैं जिन्होंने 2 साल 2.5 साल जेलें काट ली हैं, जो जिनकी वफादारी पे भी कोई शक नहीं हो सकता, वो जो निभा रहे हैं अच्छे बुरे तरीके से, वो वो ये चाहते हैं, ये उन लोगों की बात है, वो लोग ये चाहते हैं कि जी कोई बातचीत का आगाज करें, कोई टेबल पर बैठे ताकि हम किसी नतीजे पर पार्टी को ले जा सकें। ये कॉन्फ्लिक्ट की सियासत जो है ये कामयाब नहीं हो रही किसी सूरत हमारी, ये उनका उनका थॉट आपको बता रहा हूँ, ये मेरी थॉट तो है ही, लेकिन ये मैं यानी उन्होंने अपना आइडिया मुझे दिया जब मैं उनसे मिलने गया, हालांकि मैं भी यही बात करने गया था उनसे, बट दे वर ऑलरेडी अच्छा, कन्विंस्ड। अब लेकिन शाम में इसमें बहुत दिलचस्प बात है कि आपने भी जैसे हवाला दिया कि आपने कहा कि उनकी वफादारियां तरीके इंसाफ से साबित शुदा हो चुकी हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की अभी तक 9 मई के केसेस में 5 में बरियत हो गई है, 2 में तो उनको फर्द जुर्म भी आयद नहीं हुई और यास्मीन राशिदा साहिबा और दीगर जो हैं उनकी सजाएं हो गई हैं। तो तासुर ये मिल रहा था, तासुर, क्योंकि आपको मालूम है कि एक परसेप्शन है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत और अदालती मामला एक साथ ही एक ही नज़र से उसको देखना चाहिए कि हवा किस तरफ जा रही है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से कुछ खबरें आ रही थी कि वो पैरोल पे रिहा हो जाएंगे, अब तक वो भी नहीं हो पाया, तो ये मामला फिर कहां जाएगा फिर? देखिए, एक तो इम्पेडिमेंट जो है ना वो पीटीआई का अपना सोशल मीडिया बढ़ा है पीटीआई की मुश्किलात बढ़ाने में। वो शाह महमूद साहब की जिस दिन ये हुई ना बेल, तो जैसे ही बेल हुई तो 60% सोशल मीडिया तो ऑलरेडी शुरू हो गया था कि ये डील हो गई है इनकी, ये शाह साहब बिक गए। अभी भाई बिकना होता तो 2 साल पहले बिक जाते, उन्होंने जरूर जेल में रह के ये सारा इंतजार करना था। यानी कोई आदमी अगर अपना मुकदमा लड़े और मुकदमा लड़के वो अदालत से अगर उसको रिलीफ मिलता है, वो जीतता है 2 साल 2.5 साल के बाद जेल में रहने के बाद, तो वो उसके में भी इतराज है। तो क्या करें, मतलब वो अब जब तक जेल में रहे सब लोग, जब तक इमरान खान साहब जेल में हैं, वो जब तक जेल में रहे सब लोग, जब तक पीटीआई इस बात को हकीकत नहीं मान जाती कि नहीं ये लोग वफादार हैं और ये गद्दारी का इल्जाम लगाने वाले वो हैं जो खुद 1 मिनट के लिए भी जेल नहीं गए। ये सब ज्यादा लोग जो है वो तो पाकिस्तान आपके से बाहर नजदीक बैठे। तहरीके इंसाफ के हवाले से जो सबसे बड़ा मसला है वो उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। तो इसमें जो चलाने वाले हैं उसमें कहा यह जाता है कि इसमें शहबाज गिल साहब हैं, शहजाद अकबर साहब हैं और कुछ वीलॉगर्स हैं, तो इनके खिलाफ आप मुतालबा करते हैं कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। मैं कह रहा हूँ ये आप इनको शहजाद अकबर और इनको तो छोड़े ना एक तरफ, आप आए मेजर आदिल राजा के ऊपर। मेजर आदिल राजा, हैदर मेहंदी, इनका क्या ताल्लुक है तरीके इंसाफ से? ये लेकिन कब इमरान पीटीआई साहब, मेजर आदिल राजा को पीटीआई ओन तो नहीं करती ना, ओन तो नहीं सर मेरी करती पीटीआई। फोन करती है ना, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अपनी बेवकूफी में आदिल राजा की ट्वीट्स, आदिल राजा के व्लॉग्स उठा के पीटीआई के सोशल, पीटीआई का जो ऑफिशियल पेज है उस पर लगा देते हैं। इससे ज्यादा हम क्या करेंगे आप किसी को? और उसके जो बेवकूफी के कमेंट्स, उल्टी सीधी बातें जो वहां पे होती हैं वो पीटीआई ऑन कर लेती है बाय पोस्टिंग देयर व्लॉग्स ऑन अच्छा, देयर ओन। इसमें भी दो राय है इमरान साहब। जो पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स बरतानिया से चल रहा है वो शायद एम्पलीफाई कर देते हैं उनकी ट्वीट्स को, लेकिन जो यहाँ की जो है वो तो अपनी नैरेटिव को लेकर चल रही है। यानी ये कि कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं पीटीआई के नाम पर, उनको भी प्रॉब्लम है शायद इमरान खान साहब से। यानी ये फवाद चौधरी साहब जो आपके इत्तेहादी, उन्होंने एक दफा एक बयान दिया था कि इमरान खान साहब ने अराउंड $40 मिलियन की इकोनॉमी क्रिएट कर दी है बहुत से यूट्यूबर्स के लिए। बिल्कुल सही बात। ये तो लेकिन जैसे वॉर में इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है ना वॉर में, कोई गोलियां बेच रहा होता है, कोई दवाइयां बेच रहा होता है, कोई हॉस्पिटल्स बेच रहा होता है, कोई क्या बेचता है, तो वो वॉर में एक पैरेलल इकोनॉमी डेवलप हो जाती है और उसके ऊपर लोगों की जिंदगी गुजर बसर होती है। तो जिनकी जिंदगी उस वॉर इकोनॉमी पे बेस्ड हो जाती है वो नहीं चाहते कि जंग रुके, उनका धंधा चल रहा है उस पर। सो देर इज एन पैरेलल इकोनॉमी डेवलप हो गई है इस कशीदा सूरत हाल के अंदर, और वो उनके धंधे चल रहे हैं इसमें। इसमें कोई ढकी छुपी बात है ही नहीं। आई एम नॉट मिसिंग एनी वर्ड्स। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि पीटीआई के नाम पे सोशल मीडिया के ऊपर धंधा चल रहा है कि वहां पे लोगों को सब्सक्रिप्शन के लिए कहा जाता है, अपने वकील करने के लिए, पाकिस्तान में वकील करने के लिए पैसे मांगे जाते हैं, वहां दबा के माल बन रहा है। तो वो उनकी तो ख्वाहिश नहीं होगी कि इमरान खान साहब या उनकी बेगम साहबा जो है वो जेल से बाहर आए या दीगर लीडरशिप वर्कर जेल से बाहर आए। वो तो कहते नहीं हैं इमरान साहब, मुश्किल जब आप पाकिस्तान पसंद तहरीके इंसाफ के बाकायदा हिस्सा थे, आप अभी भी उनकी जो हेल्प कर रहे हैं, नजर ये आ रहा है कि आउट ऑफ सिंसियरिटी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मामला जो है हल हो,
उस वक्त से ये कल्चर तो है ना, इल्जाम तो लगता है तहरीक इंसाफ पे ट्रोलिंग का, एक दूसरे की मतलब ये हर सियासी जमात के अंदर है, लेकिन पीटीआई में कुछ कहते हैं ज्यादा है। तो आपने कोई किरदार अदा किया था उस वक्त कि भाई ये इनको संभालिए? नहीं, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त शायद हमें ये लगता था कि ये सब ठीक है, कोई कोई इशू नहीं है। लेकिन बाहर आके थोड़ा दूर होके इसको जब देखा है तो अब तो खैर पीटीआई को खुद भी अंदाजा हो गया होगा कि वो पीटीआई की जो डिसीजन मेकिंग है वो तकरीबन यरगमाल हो चुकी है सोशल मीडिया की। वो सुबह उठ के सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जी अब आज किसको गालियां पड़ रही हैं तो उससे दूर हो जाओ, और आज किसको लोग प्रेस कर रहे हैं तो उसको नजदीक कर लो। और स्ट्रेटेजी भी उनकी कोई नहीं है, डे टू डे बेसिस पे सोशल मीडिया के ऊपर बेस करके अच्छा, अब चल रहे आप ये देखिए हैं। इमरान साहब, ये बताइए मुझे और देखिए भी आप इस सिचुएशन को। अभी इमरान इस्माइल सॉरी जो गवर्नर केपी हैं सोहेल आफरीदी साहब कराची आए, आपने एक थोड़ा सा तंजिया ट्वीट भी किया कि मतलब इतने लोग नहीं थे, लेकिन हमारी जो कुछ इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स वहां पे हैं, उनका ऑब्वियस जो इंडिपेंडेंट जो रिपोर्टिंग हुई है, मतलब इतने ज्यादा लोग अगर थे भी नहीं तो इतने कम भी नहीं थे, एक सही तादाद आप कह सकते हैं। लेट मी क्लियर, देखें, मैंने जो ट्वीट की थी ना वो मैंने कराची तंजीम के ऊपर की थी कि रात को उन्होंने ये कह दिया कि जी एनओसी देर से मिला है तो लिहाजा सुबह कल जलसा हमने कैंसिल कर दिया। अच्छा, उसके ऊपर मैंने ट्वीट की थी कि ये तुम लोग बिल्कुल ही ढीला काम है। जब पब्लिक आ रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो आपको एनओसी का क्या गम पड़ गया था कि जी देर से मिली? एनओसी मिल तो गई थी आपको, हमने तो बगैर एनओसी लेकिन के भी इमरान जलसे साहब किए। कितनी अनोखी बात है, आपको पीपल्स पार्टी की जमहूरियत भी याद आज अच्छी लग रही है और आपने उनकी तारीफें की हैं बहुत, मतलब हालिया 2-3 दिनों के अंदर। आप मुझे एक बात बताए कि जो सोहेल अफरीदी को लाहौर में उसके साथ किया गया और जो सिंध में उसके साथ हुआ, तो क्या ये स्टार्क कंपैरिजन नहीं बनता? पीपल्स पार्टी ने जिस तरह उनको रिसीव किया, इज्जत दी, चीफ मिनिस्टर ने उनसे मिलने का भी इरादा किया पर नहीं मिल सके किसी वजह से। नहीं तो वो क्यों नहीं मिल लेकिन सके इमरान साहब, आपके पास कोई इत्तला है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, तो मेरे ख्याल है सीएम साहब से ही पूछें कि क्यों नहीं मिल सके, नहीं, क्यों आप तज्जिया उनका तो कर सकते हैं ना, हार्ट क्यों हुआ। तज्जिया तो कर सकते हैं आप। आई हैव नो आइडिया, वो अच्छा, ये नो उन्होंने आइडिया। कहा अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से डीजी एसपीआर ने नाम तो उनका नहीं लिया था, लेकिन उनकी वीडियोस दिखाई कि वो जो है कहते हैं, मतलब पश्तून ज़ुबान में उनकी कुछ तकारीर मौजूद है कि मतलब सबूत दिया जाए कि अगर काबुल मुलव्वस है। यही उन्होंने मनोवन बात फिर से कराची के अंदर की। इंटरेस्टिंगली अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि मैं एज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आई कैन कंफर्म दिस कि वी हैव रिपोर्ट्स which implicates Afghanistan that they are using TTP and they are involved in sabotaging the peace process in Pakistan and they are involved in terrorism. वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। अली अमीन गंडापुर साहब ये बात कर रहे हैं, सोहेल आफरीदी साहब जो उनके जानशीन बन के सामने आए वो ये बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये एक तरह से इख्तलाफात अब इनके दरमियान मजीद बढ़ जाएंगे और आफरीदी साहब, सोहेल आफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर के तौर पर आपको नजर आ रहे हैं आगे? देखिए, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कितना ऐसा चीफ मिनिस्टर रहते हैं या नहीं रहते। ये इररिलेवेंट भी है इस वक्त जो सिचुएशन है ना कि कौन चीफ मिनिस्टर है कौन नहीं है। बात ये है कि इस वक्त जो टीटीपी से जो इशू है, हमारी जो फोर्सेस हैं डिफेंस फोर्सेस को, वो टेररिज्म का है और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनकी साबित हुई है टेररिज्म में। और ये उसको कन्फ्रंट करते हैं और इधर दूसरी दूसरी जानिब ये कहते हैं कि जी उनसे बैठ के बात करें, तो ये कहते हैं हम टेररिस्ट से बात नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी इख्तिलाफात एक तरफ रखते हुए जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनके साथ बैठ के सोहेल आफरीदी को स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी चाहिए। और ये अली अमीन गंडापुर बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ये टीटीपी के जो है टेररिज्म के ट्रेसेस मिलते हैं और इसमें कोई अनोखी चीज तो है नहीं। और अफगान गवर्नमेंट जो है वो पपेट बनी हुई है इंडिया के हाथों में, तो व्हाई नॉट, आई मीन इसमें सोचने की क्या बात है कि वो इन्फिल्ट्रेशन वहां से नहीं हो रही होगी। सो अगर हम अपने सूबे में, अपने मुल्क में अमन चाहते हैं तो हमें कोई स्ट्रेटेजी तो डिवाइस करके मेरे भाई उस पर चलना होगा ना। तो वो स्ट्रेटेजी इज मिसिंग। इधर वो कोई एक्शन लेते हैं, ये क्रिटिसाइज करते हैं, ये कोई एक्शन लेते हैं, वो इनको कहते हैं कि ये ना करें। तो वो अजीब सी एक खिचड़ी बनी हुई है। और जब तक किसी मुल्क की अफवाज या डिफेंस फोर्सेस कामयाब नहीं होती किसी ऑपरेशन में, छोटी जंग में, बड़ी जंग में, जब तक उसकी आवाम उसके साथ पीछे ना खड़ी और डट के नहीं तो आप आपको। मुझे बताएं ना कि इल्ज़ाम ये लगता है, एक परसेप्शन है कि इमरान खान साहब को वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं कि जो मतलब जिनकी ज़ुबानें चरख होती हैं, एक तासुर उनके हवाले से। क्या खैबर पख्तूनख्वा में सोहेल आफरीदी के अलावा और कोई इनके पास ऑप्शन नहीं थे कि वो अगर उनको ट्रस्ट नहीं था अली अमीन गंडापुर साहब पे, क्योंकि उनके बकौल ट्वीट आज भी मौजूद है, उनको हटाया गया इसलिए क्योंकि वो मिलिट्री ऑपरेशंस को रुकवाने में नाकाम हो गए थे और वो पार्टी पॉलिसी के हवाले से कुछ इस हवाले से जो उनकी पॉलिसी थी उस पर कोई
मनोवन काम नहीं करते। फिर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि गंडापुर साहब ने कहा, बल्कि जब आफरीदी साहब इलेक्ट हुए उनको सपोर्ट भी किया, तो इमरान खान साहब के पास कोई पार्टी के अंदर, आपको क्या लगता है कि वो ये इल्जाम सही है उनके वजह से कि उनको वो लोग ज्यादा पसंद आते हैं कि जो कन्फ्रंटेशन चाहते हैं? देखिए, इमरान खान साहब को जो है वो हमेशा वो दिलेर लोग नजर आते हैं। अब दिलेरी की डेफिनेशन वो खुद बता सकते हैं कि उनके पास दिलेरी की डेफिनेशन क्या है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आपका सवाल ये था कि वहां पे और लोग नहीं थे, तो वहां पे ये सुहेल आफरीदी वॉज अ वेरी जूनियर पर्सन इन पीटीआई। या लेकिन पीटीआई में बड़े बड़े सीनियर लोग भी केपीके में पढ़े हैं और बड़े जहीन लोग भी केपीके में इस वक्त मौजूद हैं, जो पीटीआई के शुरू से साथी हैं, जिन्होंने साबित कदमी के साथ वो चलते भी रहे। उनका अपना जहन भी है, वो सोचते भी हैं, चीजें करने के काबिल भी हैं। बट फॉर सम रीजन आई डोंट नो खान साहब ने जेल से क्या किस तरह नहीं, और डिसाइड इस किया होगा। वक्त इत्तला ये है कि सुहेल आफरीदी साहब के पास 18 पोर्टफोलियोज हैं मिनिस्ट्रीज की, और इमरान खान साहब ने उनको कह दिया था कि आप एक्सपेंशन कर सकते हैं अपनी तरीके से कैबिनेट के अंदर, लेकिन अभी तक उन्होंने किया नहीं है। तो ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। मैं आपसे एक दो और सवाल करना चाहूंगा। मुझे ये बताइएगा, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की, जो डिफेंस मिनिस्टर ने, इमरान खान साहब पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अगर गुफ्तगू हो भी जाएगी उनसे, उन्होंने कुछ हवाले दिए माजी के हवाले से कि उन्होंने वादे बईद भी किए, वो 2022 का जो आज़ादी मार्च जो था जिसमें आप पर भी एक केस चल रहा था, और अभी तक अब मुझे उस केस का स्टेटस नहीं पता है वो कहाँ चला गया, लेकिन उसमें यही था कि कुछ बातचीत हो गई थी हुकूमत और अपोजिशन के माबैन, लेकिन फिर ये हुआ आखिरकार के इमरान खान साहब ने ये दावा किया कि हमारी वजह से चीज़ें जो है वो स्मूथ हो रही हैं, तो फिर इलेक्शंस नहीं हुए। तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं द बेसिस ऑफ हिज पास्ट हिस्ट्री इमरान खान कैन नॉट बी ट्रस्टेड। हार्श स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से, या आप समझते हैं सही है ये स्टेटमेंट? देखिए, मैं समझता हूँ बड़ा इमेच्योर सा स्टेटमेंट है। ओके। देखिए, ये बात तो ठीक है कि उस वक्त बातचीत हो रही थी और इलेक्शन ऑफर हुए थे, और खान साहब ने वो मना कर दिया था कि जी नहीं, वो इज नॉट इंटरेस्टेड। ऐसा नहीं था कि कोई डील हो गई थी और उसको उन्होंने खान साहब पीछे हट गए थे। ये तो डील में आपका हाँ या ना कहना तो आपका हक बनता है ना। गलत किया सही किया वो एक अलग चीज है। सो वो कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटे उसमें। तो वो ये बात कहना कि जी कैन नॉट बी ट्रस्टेड इज नॉट राइट। ये आप जरूर कह सकते हैं कि जी उनके साथ बात करना मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट विद हिम, या इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक हिम टॉक। हो सकता है ये बात ठीक हो, लेकिन नॉट ट्रस्ट वाला मैं समझता हूँ कि जरा इट्स अ बिट हार्श। इमरान साहब, 8 फरवरी तक क्या डेवलपमेंट्स ऐसी हो सकती हैं कि हमें नजर आए कि दोनों, मतलब हुकूमत और तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट भी जो है अपने मामलात को इफ़ाम तफ़हीम से हल कर लें? क्योंकि पीटीआई अब तक तो इसरार कर रही है कि 8 फरवरी को हर हाल में जो है पहिया जाम हड़ताल होगी। नाज़रीन और नाज़रीन को बताता चलूँ, मैंने एक दफ़ा कहा था कि 8 फरवरी को इतवार का भी रोज़ है तो ये भी एक अनोखी बात है। जी इमरान साहब। नहीं, मेरा नहीं ख्याल पीटीआई इस पोजीशन में है कि वो मुल्क में पहिया जाम हड़ताल कर सके। एनीवेज, गुड लक टू देम, लेकिन आई डोंट थिंक ये हो सकता है। और उससे पीटीआई अजीब क्या करना चाह रही है वो भी पीटीआई वाले बताएंगे। लेकिन बहरहाल हमारे लिए तो नजदीक जो सबसे अहम चीज है, जो मैंने आपको अर्ज किया, कि वो बातचीत के जरिए हल निकलने। और ये आप देखिएगा कि जो मर्जी हो जाए ना, इसका हल होना टेबल पर ही है, बातचीत के जरिए ही निकलना है। वो हम करें, आप करें, पीटीआई वाले खुद करें, कोई और करे, होना ही है टेबल पर ही है। ओके इमरान साहब, आखिरी सवाल अज़राए तफन्नुन, आप माशाल्लाह अच्छे सिंगर भी हैं, आपने गाना बनाया था पीटीआई के लिए, तब्दीली आई रहे, अब तो आप इख्तलाफात हो गए, उनसे राहें आपने जुदा कर ली हैं, कुछ पॉलिटिकल टेम्परेचर को डिफ्यूज करने के लिए कोई गीत नहीं आ सकता आपका? नहीं जी, बस एक एक मैंने वो कर दिया था, वही काफी है बस मेरे लिए। चले गुड, थैंक यू सो मच। चले, थैंक यू सो मच इमरान इस्माइल साहब, आपने हमें वक्त दिया, एक बहुत ही आपसे मुफस्सल गुफ्तगू रही बहुत से हवालों से। तो ये थे इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेंट्रल पार्ट थे। अब कोशिशें कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब के साथ, महमूद मौलवी साहब के साथ, के डायलॉग को मौका दिया जाए। अब देखते हैं कितने कामयाब होते हैं, लेकिन परसेप्शन ये भी है कि तहरीक इंसाफ में इनको कोई इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिल रही है हुकूमत के साथ, चाहे इनके अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन पीटीआई की तरफ से, जो कि एक अपोजिशन की एक बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान की, वहाँ से उनको कोई पजीराई नहीं मिल रही है। इनकी बातों का खुलासा ये कह रहे हैं कि वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ रिफ्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीटीआई एंड एस्टैब्लिशमेंट एंड द पीटीआई इज द सोशल मीडिया अकाउंट्स। और सोशल मीडिया अकाउंट्स को जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा और नफरत अंगेज बयानियाँ जो है वो जो लोग फैला रहे हैं उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो शायद
सिचुएशन डिफ्यूज हो, जो कि बाय द वे पीटीआई के अंदर बहुत से लोग ये कहते हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी ये बात कहते हैं, बैरिस्टर गौहर भी कहते हैं कि हाँ ये हमारे लिए मसला क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये पीटीआई के लिए फैसला करने की बात घड़ी है कि उनको कितना स्पेस देनी है अपने सोशल मीडिया ट्रोल्स को, और खासतौर पे वो जो बाहर से बैठ के पाकिस्तान की सियासत में बात करते हैं। सियासत होनी चाहिए, पीटीआई का पूरा हक है सियासत करे, गवर्नमेंट का, पीपल्स पार्टी का, सबका हक है, और लेकिन रियासत पर और मुल्क के मामलात पर, नेशनल सिक्योरिटी पर सबको यकजा होना चाहिए। इस नुक्ते पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं जो आज का मेन मौजू है हमारा। सब खौफ ज़दा है। सेकंड सेगमेंट स्टार्ट हो गया हमारा प्रोग्राम का। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इमरान इस्माइल साहब थे, साबिक गवर्नर से, और अब आ जाते हैं जो इस वक्त चल रही हैं खबरें, और आप देख सकते हैं मेरी एनर्जी भी बढ़ गई है। वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि बात यह है कि मैंने कहा सब खौफ ज़दा, ये मैंने बहुत ही शाइस्ता लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और बाकायदा खबरें छप रही हैं कि लोग कंसर्न है, खास तौर पे कुछ ममालिक, कि अगर जंग हो जाती है अमेरिका ईरान के माबैन, उनके मफादात बहुत हद तक हिट हो सकते हैं। वो कौन से ममालिक हैं आप तस्वीर बना सकते हैं। बहरहाल अब तक की इत्तला यह है कि बाकायदा कोई मिलिट्री स्ट्राइक्स नहीं हुए अमेरिका की तरफ से। क्या इस पर खुश हुआ जाए? जाहिर बात है कोई भी नहीं चाहेगा कि जंग हो, लेकिन अमेरिकन की एक तारीख है, आपको याद होगा इसराइल और अमेरिका के माबैन, इसराइल और ईरान के माबैन जो जून में जो जंग हुई थी 12 रोज, जिसमें ईरान ने बहुत अच्छे जवाब भी दिए पलट के, उससे पहले का मंजर आप सजाइए अपने जहन में। उस वक्त ये गुफ्तगू आई और हुई बाकायदा कि अमेरिका ने कहा कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ईरान के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। इंप्रेशन ये मिला, तासुर ये मिला कि शायद जो है जंग ना हो, और माबैन गुफ्तगू ओमान में गालिबन ये गुफ्तगू हुई थी, गालिबन मैं रिकॉल जो कर रहा हूँ, तासुर ये मिला कि शायद जंग ना हो। लेकिन उसी असना में जब गुफ्तगू हो रही थी, या गुफ्तगू होने फिर से इसका दूसरा आगाज, दूसरा मरहला होने वाला था, ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को उनके बेडरूम्स पे टारगेट करके इसराइल ने टारगेट किया, और प्रिसाइज अटैक के जरिए से उनके असैसिनेशन किया। और फिर आपके सामने जंग के मामला। ये मैं क्यों कह रहा हूं, कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीब बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हमारे पास इत्तलात आ रही हैं कि जो चीज़ें जो है वहाँ पे, उनके बकौल इल्ज़ाम लगा कि ईरान जो है वो प्रोटेस्टर्स को जो है जाबाह कर रहा है, उनको टारगेट कर रहा है, वो रुक गई हैं, और उनके बकौल वो सब जो है चीज़ें जो है उसके अंदर इंटेंसिटी उसमें कम आ रही है। हमें नहीं मालूम क्या सच है क्या झूठ है, जैसे मैंने कल आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉन्स्टेंट पे पूरा समझाया था। लेकिन इस वक्त की इत्तला यह है कि ईरान में निस्बतन सुकून तो है, मगर डोनाल्ड ट्रंप साहब का यह कहना कि हमारे पास इत्तलात आ रही हैं कि अब उन्होंने रोक दिया है करना, तो उससे लोगों ने ये इंप्रेशन दिया कि हो सकता है कि जंग के मामलात ना हो। लेकिन अगर जंग के मामलात ना हो तो फिर बहुत से ममालिक, ये भी इस पर गौर कीजिए, क्यों अपने वहाँ पे रेजिडेंट्स को या अपने लोगों को कह रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान ने कल अपना एक उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने ईरान के अंदर जो इंडियंस उनको कहा है कि अगर आप वहाँ पे हैं तो वापस आ जाइए, ये अपना ख्याल रखिए। बहुत से ऐसे ममालिक ने बाकायदा अलर्ट्स जारी कर रहे हैं कि हालात अभी सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि 5 घंटे के लिए ईरान ने अपनी एयर स्पेसेस बंद की थी, लेकिन आज उसको बहाल किया है। तो ये जो सिचुएशन है जिसमें कहा यह जाता है कि अमेरिका जो है इसको यूटिलाइज करके हो सकता है ईरान पर जो है हमलावर हो जाए। इस पर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी आज बात की है, एक सुबह वो किसी मॉर्निंग शो में बैठे हुए थे, बात करते कि हो सकता है, और ईरान के पास भी पूरा हक है रिटेलिएशन का। इस सब में जो मसला हो सकता है वो मिडिल ईस्ट को हो सकता है, यानी ये कि जहां अमेरिकन एयर बेसिस हैं, और वो कहाँ कहाँ के मैं बता देता हूँ, कतर में है, सऊदी अरेबिया में है, इराक में है, बहरीन में है, एक दो और ममालिक में है कि वहाँ पे कहा जाता है कि उनके एयर बेसिस है, लेकिन मोस्टली कतर को कहा यह जाता है, लोगों ये तज्जिया करे कि वहाँ पे हमला हो सकता है। कल की खबर ये थी कि वहां से भी अमेरिकन से अपने ट्रूप्स को हटा दिया। तो अब तक की सिचुएशन में हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, अभी भी बिल्कुल एक सिचुएशन बिल्कुल वो है, लेकिन जंग ना हो हम यही चाहते हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने कल कहा था, रिजीम चेंज नहीं हुआ है, ये तो एक सर्टन सी बात है, फैक्चुअल बात है, हकीकत पसंदाना बात है, किसी को अच्छी लगे ना लगे। आयतुल्लाह खामनेई की पोजीशन भी बरकरार है, और ईरान के अंदर जो है माबैन कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि वहां कोई गवर्नमेंट को चेंज। हाँ, उनके मसाइल अपनी जगह हैं, एहतजाज भी शायद लोग करेंगे अभी भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के खिलाफ, लेकिन हुकूमत नहीं करी है। रजा पहलवी के लिए बहुत नाकामी हो गई। हमने आज दावत दी फॉर द फर्स्ट टाइम आ रहे हैं जैन अब्बास साहब हैं, और ये एक सीनियर तज्जियाकार हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया आपका जैन। ये बताइएगा कि आपको क्या नजर आ रहा है आगे, कि ये जंग हो सकती है? अगर जंग होगी तो वो महदूद पैमानों पे होगी।
जी बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे एक बहुत अच्छे प्रीफेस के साथ मुझे इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर अभी मामला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऑफिस में होते हुए जो चीज सर्टेनिटी से कही जा सकती है वो अनसर्टेनिटी है। यानी हम ये देखते हैं कि एक जो पैटर्न बनता आ रहा है उसके मुताबिक तो हमें ये लगता है कि जब भी निगोसिएशंस की बात होती है, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब रिवर्ट करने की बात करते हैं कि नहीं नहीं अब हम हमला नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, तो ये एक उनका बचगाना सा स्टाइल है सिचुएशन को इस तरह से मैनिपुलेट करने का, डिसेप्शन क्रिएट करने का कि अब हम मतलब हमला नहीं करेंगे और फिर उसके बाद अटैक कर देना। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब ये पुराना हो गया है मामला। तो अगर हम लाइकली सिचुएशन को देख रहे हो इंटरनेशनल रिलेशंस के तनाजुर में, तो समझ ये आती है कि अब हमले का खदशा टल गया है। क्योंकि क्या अचीव किया जा सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमला बिलाखिर करना क्यों है। तो एक चीज थी रिजीम चेंज, वो तो नहीं हुई। एक चीज जो पहले उन्होंने दावा किया कि हमने ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को डैमेज करना है और बकौल उनके के ऑब्लिटरेट कर दिया है हमने, जिसको बाद में खुद अमेरिकन इंटेलिजेंस ने भी डिनाई किया और उसमें उनका बहुत झगड़ा भी हुआ, उनको शायद एक आध को फारिग भी कर दिया। तो वो भी बिलाखिर अभी तक तो नहीं हुआ। तो अब जो है मामला सिर्फ प्रेशर का रह गया है और अब फेस सेविंग रह गई है। या मसलन अगर हम कहें इस दूसरे जाविये से देखें तो ये कि इसराइल को राजी करने वाली मामला रह गया है। तो ये सिचुएशन रह गई हैं। तो ये मामला नहीं, यानी जब लेकिन हम इसमें जैसा इंटरनेशनल रिलेशंस के तनाजुर एक में देखते नुकता हैं ये तो भी हमें है समझ ना, में आता है कि ये तो नहीं होने वाला। जैसा साहब इसमें एक नुकता ये भी है क्योंकि अब अमेरिका की तरफ से स्टेक्स बहुत हाई कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप के बयानात मौजूद है, जैसे आपने कहा कि कब्जा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो मतलब इंसाइट करते रहे, एगॉन करते रहे लोगों को एग्जैक्टली। कि आप जो है कुछ कर जाएं। अब वो पीछे पलटी मारेंगे तो वो भी इनके लिए एक पॉलिटिकल मामला हो सकता है। बस आपको नहीं लगता, अभी आखिर इसमें एक सवाल ले लीजिएगा, कि वो एक हद तक जाएंगे फिर कहेंगे हमने अभी अपना काम कर दिया और हमने बहुत से लोगों को इंसाफ दिला दिया? जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लेकिन वही जिस तरह मैं इसको कंक्लूड ये करना चाह रहा था कि लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में हैं तो इसलिए हम किसी इंटरनेशनल रिलेशन के रूल को या किसी पैटर्न को फॉलो होता हुआ नहीं देख रहे। तो कुछ भी पॉसिबल है। तो हमें बहरहाल यानी एक ऑब्जर्वर के तौर पे मैं ये देखता हूं कि अभी तक हमारे जहनों में ये इत्मीनान नहीं हुआ कि हमला नहीं होगा। चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि ट्रंप साहब हैं, कोई पता नहीं है, यानी कल ही ट्वीट करके कहते हैं नहीं ईरान से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे मामला चल रहे हैं। यानी पिछले 3 दिन के जो ट्वीट्स का पैटर्न है वो इतना रैंडम है कि उसको किसी तरह चैनलाइज नहीं किया जा सकता। एक दिन वो कहते हैं कि हमला करो, तबाह कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अगले दिन कहते हैं कि हम तो जनाब हमारे वो ये बात चल रही है, अगले दिन वो कहते हैं नहीं मैं किसी निगोशिएशंस का हिस्सा नहीं बन रहा, मैं मीटिंग से हट आया हूं। तो ये इस तरह का पैटर्न चल रहा है। तो अभी ये लग रहा है लाइकली कि जंग का खदशा टला नहीं है। हाँ, जंग इस बार पिछली मर्तबा की तरह नहीं होगी। अमेरिका और इसराइल के जो नेक्सस है उनके लिए एक मुश्किल सूरत हाल बनी हुई है जंग, क्योंकि उनके मगरबी इत्तेहादी ग्रीनलैंड की वजह से नाराज हैं और मशरकी इत्तेहादी यानी अरब कंट्रीज जो हैं वो ईरान के साथ एक अच्छे उसमें आ गए हैं। खासतौर पे लास्ट टाइम जो कतर पे इसराइल ने अटैक किया उसके बाद जो हमें एक फजा तब्दील होती हुई नजर आ रही है कि सऊदी अरब पाकिस्तान से भी मुआहदे करता है जी जी जी, और बिल्कुल। सऊदी अरब और तुर्की प्रेशराइज करते हैं अमेरिका को भी। जिस तरह से कल से खबरें आ रही हैं, या टर्की का इंटेलिजेंस शेयरिंग करना ड्यूरिंग द राइट्स के कुर्द जो मुसल्ह जंगजू आ रहे हैं और ईरान उनको खत्म करता है। तो सिचुएशन नहीं, उस तरह लेकिन की इस नहीं है सिचुएशन के जैसा बाद महसूस ठीक है, हुआ ये अभी। तो चले एक बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के तनाज़ुर में बात की ना आपने, बिल्कुल सही हवाला दिया कि ट्रंप के हवाले से इम्पल्सिव उनका बिहेवियर है, इंटरनेशनल वर्ल्ड डिसऑर्डर है इस वक्त जो है दुनिया के अंदर, और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। वेनेजुएला में जो हुआ वो आपके सामने है, हम सब के सामने है। बहुत से लोगों ने कहा कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, और बाकी ईरान ने अब तक तो ये साबित किया वेनेजुएला नहीं है, वहाँ पर हुकूमत अभी भी कायम है और एक अवामी ताकत कह सकते हैं कि बहुत से लोग निकले भी हुकूमत के हक में। लेकिन ये बताइएगा जैन साहब, ईरान के अंदर जो हुकूमती मामला हैं, वो कि इनका इंटरनल मैटर है, हम उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि बहुत से लोग, मलाला यूसुफजई साहिबा ने भी इस पर आवाज़ उठाई, उन्होंने खवातीन के हवाले से आवाज़ उठाई कि वहाँ क्योंकि उनको सप्रेस किया जाता है, इस वजह से खवातीन बाहर आ जाती हैं। फिर एक नज़रिया ये है उनके सियासी ढांचे पर, वेटिंग सिस्टम पे, कि जो समझे जाते हैं सुप्रीम लीडर के करीब यानी खामनेई साहब के करीब इल्ज़ाम लगता है, उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाता है, पूरा एक इंजीनियर इलेक्शन होता है। तो इस सब के बाद हुकूमत, आपको लगता है ईरान की, जब वो कहते हैं कि हम मुआशी मामला पे भी लोगों से बात करेंगे, तो अब अपने सोसाइटी को वो मजीद ओपन करें पोलिटिकल वाइज, और उसमें उनके वो फरीकैन भी आए कि जो बाकायदा इस रजीम के खिलाफ हैं?
अब देखिए, दो तीन लेवल्स हैं इस प्रोटेस्ट के, और दो तीन लेवल्स हैं एतराजात के। यानी एक तो वो हैं जिनको मेरा ख्याल है संजीदा नहीं लिया जा सकता, जिस तरह आपने मलाला साहिबा का और इस तरह के लोगों का नाम लिया जो ईरान से बाहर बैठे हैं, उनको ईरान की जियोपॉलिटिक्स का, ईरान की सिचुएशन का, वहां की सोसाइटी का अंदाजा ही नहीं है। या इसी तरह ईरानियन डायस्पोरा जो एक बड़ा किरदार अदा करता है हर मर्तबा रंग भरने में इस तरह के एहतजाजात में, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ईरान के अंदर क्या सिचुएशंस हैं। हम देखते हैं, हंसी आती है, कभी रोना आता है, कभी हंसी आती है, बहरहाल। लेकिन जो वाकई संजीदा अपोजिशन हमें देखने को मिलती है ईरान में, उनके तीन लेवल्स हैं। यानी एक तबका वो है जो सिस्टम से राजी है और खुश है और चाहता है कि यही सिस्टम ग्रो करे, दे फील प्राउड अपने सिस्टम के ऊपर, और दुनिया के सामने वो डट के खड़े भी होते हैं। लेकिन जाहिर है उनकी ये ख्वाहिश है कि सिस्टम इंप्रूव करे। करप्शन के मामलात हैं, नो डाउट, यानी हम इसमें शक नहीं कर सकते कि करप्शन भी बड़े लेवल पे है, और बदइंतजामी के मामलात भी हैं, जो चीजें मैनेज नहीं होती हैं। तो एक ये तबका है, और मेरा ख्याल है ये जेन्युइन अपोजिशन है ईरान की, जो मेजोरिटी में है, जो सिस्टम को इंप्रूव करने में मदद देती है। सो यस, दे आर देयर, और ये इंप्रूवमेंट के लिए अपना प्रेशर पुट करते रहते हैं। दूसरा तबका वो है जो ये चाहता है कि हम इसी सिस्टम में चलें, लेकिन थोड़ा सा लीनियंट हो जाए, यानी हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी चेंज हो जाए, हम मुज़ाकरात कर लें, डील्स कर लें, बाकी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात बनाएं। ये इतना स्ट्रिक्ट जो है हमारा मुर्दाबाद अमेरिका और ये वो, इनसे थोड़ा सा पीछे हट जाएं। तो ये भी एक तबका मौजूद है बहरहाल, जिसको हम मसलन उसमें हम कहते हैं कि ये इस्लाह तलब हैं, या मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं वेस्ट के अगेंस्ट लिए। तो ये भी एक तबका मौजूद है, ये भी अच्छी तादाद में मौजूद है। अच्छा, इत्तफाक से कि पिछले लंबे अरसे से बीच में एक आयतुल्लाह रईसी का जो पीरियड आप निकाल दें, तो उससे पहले और उसके बाद मतलब अच्छा बड़ा टाइम मिला इन लोगों को, और हमने देखा कि नेगोशिएशंस भी होती हैं, और वेस्ट से हमें कुछ सैंक्शंस रिमूव होती हुई भी नजर आती हैं। अगरचे उसमें बहुत बड़े पैमाने पर वो बातें साबित हुई जो एक कंजर्वेटिव तबका कहता था कि देखो कोई फायदा नहीं होगा सैंक्शन रिमूव करने का, ये आपको तंग करते रहेंगे। तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन बहरहाल एक बड़ा तबका है जो नौजवान तबका है, जो मतलब चेंज। लेकिन ये तो चले ठीक है, आपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बात की, लेकिन एक इल्जाम लगता है खवातीन की आज़ादी के हवाले से। आप गालिबन ईरान भी आना जाना रहता है आपका, खवातीन आज़ाद है या वहां पे उनको पाबंद किया गया है? सर ये बहुत ही रिडिकुलस हो गया, यानी अभी मैं हैरान होता हूँ कि ये इल्जाम लगाने वाले शायद कभी ईरान गए नहीं है। खवातीन ना सिर्फ आजाद हैं बल्कि एम्पावर्ड हैं, यानी आपको खवातीन वहां पे बड़ी पोस्ट पे नजर आती हैं, बिजनेस करते हुए नजर आती हैं। खवातीन आपको वहां पे मसलन इंजीनियरिंग में, हाईटेक कंपनीज में ओनरशिप है खवातीन के पास। यानी कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक्चुअली सब्सटेंशियली आप कुछ कहें कि फलां चीज नहीं है खातून के पास, तो ये बात समझ में आती है। वरना अभी तो हाँ, पहले एक था कि हिजाब का एक कानून था और उसके ऊपर सख्ती भी होती थी, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात नाखुशगवार चीजें हमें देखने को मिलती थी। अभी मसलन कुछ अरसा पहले गवर्नमेंट ने वो भी खत्म किया है। तो अब आपको मसलन कोई भी मुआशरा मेरा ख्याल है इतना सिक्योर नहीं है खवातीन के एतबार से। मैं एक आगे दोबारा लफ्ज यूज कर रहा हूं, साहब आपसे गुफ्तगू करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं, बिल्कुल 1-2 मिनट रहते हैं। मुझे ये बताइएगा आगे की सिचुएशन क्या नजर आ रही है, ये मामला हो जाएगा? क्योंकि देखिए इस वक्त ठीक है हुकूमत या रजीम तो बच गई है, लेकिन ईरान के अंदर जो बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज थी जो कि पहले ही जाहिर थे, बहुत ज्यादा जाहिर हो चुकी हैं, और खासतौर पर उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, मिसाइल्स के हवाले से, मतलब फिर लोगों के अंदर ठीक है अब उसमें एग्जैजरेशन भी होती है। एआई ने भी बहुत किरदार अदा किया। नाज़रीन, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इस 10 रोज के अंदर एआई वीडियोस की भरमार है, ईरान की तरफ से भी और मगरिब की तरफ से भी, दोनों तरफ इल्जाम लग रहा है। इस सिचुएशन को आखिर में आप आगे क्या देख रहे हैं? आखिरकार यही होगा जैसे अब्बास अरागची साहब ने फॉक्स न्यूज को ये इंश्योर करवाया है कि हम फांसियां नहीं देंगे। आखिरी सवाल आपसे, आपको लगता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा रोल बैक हो जाएगा? नहीं, देखिए चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिस्टम सस्टेन करेगा, क्योंकि अब इट्स नॉट अमेरिकन वर्सेस ईरान, इट्स ह्यूमैनिटी वर्सेस डेमन्स। आपको नजर आ रहा है कि आपको हमें नहीं, ये इस वक्त में टर्की को नजर आ रहा है, ये इस वक्त में सऊदी अरबिया को नजर आ रहा है, पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि अगर ईरान अनस्टेबल होता है तो आसपास के ममालिक जो हैं उनके लिए इसराइल की हेजेमनी के मुकाबले में स्टैंड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस वक्त में हमें एक सिंसियर एफर्ट नजर आ रही है सारे ईस्टर्न कंट्रीज की, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया, कि ईरान की इस वक्त के मौजूदा सिस्टम जो है वो डिस्टेबलाइज ना हो। ठीक है, दे वांट लीनियंसीज, लेकिन सिस्टम को डिस्टेबलाइज होने देना पूरे ईस्ट के
हक में बेहतर नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन अब्बास साहब, आपने हमें वक्त दिया, तजज़ियाकार थे, माहिर आलमी उमूर थे। आपसे हमने ईरान के हवाले से, जैसे मैंने कहा कि जंग के खतरात मंडला तो रहे हैं, और लेकिन अभी जंग हुई भी हो भी नहीं रही। और अभी रजा मीरी साहब जो पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर हैं, वो रहमतुल्लाह अथॉरिटीज़ में गए हुए थे इस्लामाबाद। उनके बकौल डॉन ने ये रिपोर्ट किया है, और उन्होंने ये बात की है कि वाशिंगटन ने उनको कहा है कि आप जो है थोड़ा सा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। अमेरिका की तरफ से ये बयान आया है उनसे, और उन्होंने भी कहा है अमेरिका को कि आप भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। बाय द वे वाशिंगटन पोस्ट ने एक और दावा किया है, वाशिंगटन पोस्ट अमेरिकी जो अखबार है उसकी तरफ से दावा ही आया है कि जब एहतजाज शुरू हुए थे या उससे कुछ पहले इसराइल ने रूस के जरिए ईरान को ये मैसेज पहुंचाया कि हम आपके मुल्क पर हमला नहीं करेंगे अगर आपने हमारे मुल्क पर हमला नहीं किया। यानी ये कि उन्होंने इंश्योर करवाया कि ये आपका अंदरूनी मामला। ये वॉशिंगटन पोस्ट दावा कर रहा है रूस के जरिए इसराइल ने मैसेज पहुंचाया, ईरान ने भी रूस के जरिए इसराइल पहुंचाई। ये कितनी खबर तस्दीक है, अब हम इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब वाकई चीजें जो है बहुत मिक्स है। कल जैसे मैंने आपको कहा था नाज़रीन कि 75 ममालिक पर अमेरिका ने जो है इनकी जो इमिग्रेशन वीजा प्रोसेस है उस पर सस्पेंड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है। टाइम नहीं पता अभी कब तक ये होता है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इंटरेस्टिंगली उसके अंदर एक बात ये की गई कि बहुत से क्रिमिनल एलिमेंट्स आ जाते हैं और वो हमारे सर्विसेज को मिसयूज करते हैं। ये अमेरिका ने कहा, ये इनके स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से बात आ रही है। ये समझ में नहीं आता ये लेक्चर कहाँ से आ रहा है। आपके सदर ने पूरी दुनिया के सामने वेनेजुएला के सदर को बाकायदा कैप्चर किया, अगवा करके ले आया और उनका तेल भी हड़प लिया। तो चोर कौन है फिर? ये आप ही फैसला कीजिए नाज़रीन, ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हालात हैं। तस्मीन जावेद को खबर से तदरीर तक से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह पीर को मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।